हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। चलिए, हमारा टॉपिक चल रहा था टेंस, और टेंस में हमने बेसिक उसका जान लिया था। उसके बाद हमने टाइप स्टार्ट कर दिए थे, और प्रेजेंट जो टेंस होता है हमारा, उसके हमने सारे टाइप्स को देख लिया था। नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे, जो भी आपका नंबर चल रहा है वो लिख लेंगे, एंड नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे, नेक्स्ट टाइप लिखेंगे, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर्स की, दैट इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद पास्ट। पास्ट कौन सी फॉर्म होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी तो हम लिख लेंगे, अदरवाइज हम नहीं लिखेंगे। जब हम बात करेंगे सब्जेक्ट नेगेटिव में, तो नेगेटिव में भी हमें सेकेंड फॉर्म की वर्ब के सेकेंड फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, दैट इज डिड एंड देन नोट। और डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म हमने ऑलरेडी लिख लिया है तो दोबारा उसे लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। इंटेरोगेटिव की बात करें तो हमारे पास दो टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, वापस से पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हमें पता है क्वेश्चन हमेशा हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही बनता है, तो दैट इज डिड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में लगा देंगे हम लोग क्वेश्चन मार्क। लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद ही नोट आएगा, ऐसा नहीं है कि डिड नोट लिख देंगे आप लोग। लेकिन हाँ, इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, दैट इज डिडंट, फिर हमें सब्जेक्ट के बाद नोट लगाने की जरूरत नहीं है। इसको एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमें कैसे यूज करना होता है, फिर हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर हमारे। और इनडेफिनेट का मतलब हमने कल ऑलरेडी सीखा था कि इनडेफिनेट हम उसे कहते हैं जब हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, तो जब भी हमें सिर्फ वन टाइम एक्शन की बात करनी होती है, दैट मीन्स कि कोई काम सिर्फ एक बार हुआ, ये सिर्फ वन टाइम एक्शन को दिखाता है। किसको दिखाता है? ओनली वन टाइम एक्शन को। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि ही वेंट देयर, वो वहां गया, ही वेंट देयर, तो दैट मीन्स वन टाइम एक्शन है, या कोई आपको रिपीटेड एक्शन दिखाई दे रहा है? नहीं, वन टाइम एक्शन की हम बात करते हैं, दैट इज ही वेंट देयर, वो वहां गया, हमने इन्फॉर्मेशन देने की बात की। ऐसे ही अगर मैं लिख दूं ही वॉन्टेड टू गो देयर, वो वहां जाना चाहता था। तो जब भी हम वन टाइम एक्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं। दूसरा, हम कल ही प्रेजेंट परफेक्ट के साथ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जब हमारा टाइम इंपॉर्टेंट हो जाता है और हमारा एक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तब भी हम क्या यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। कौन सा टेंस यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। इसके अलावा जो पास्ट इंडेफिनिट का यूज है वो हम अभी देखेंगे जब पास्ट कॉन्टिन्यूस करेंगे और पास्ट परफेक्ट करेंगे। ठीक है ना, तो अभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए एक बार इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। ओके, तो ये होता है स्टूडेंट्स आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यूजेस और क्या क्या है इसके अभी देखते हुए चलेंगे जब हम अगला टेंस करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, दैट इज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। अब देखो, पास्ट है, दैट इज हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, और कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी चाहिए। ये दोनों ही वर्ब्स की जरूरत हमें पड़ेगी। तो अगर हम बात करें पॉजिटिव, नेगेटिव और वापस से इंटेरोगेटिव की, तो सबसे पहले होगा हमारे पास सब्जेक्ट। अब मुझे क्या चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो सॉरी, वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, तो वो हम यूज करेंगे वॉज वर, और फिर लगा देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, और उसके बाद हम कुछ भी लिख लेंगे। इसके बाद अगर बात करें नेगेटिव बनाना है हमें, तो वॉज वर के बाद क्या यूज कर लेंगे? नोट। और अगर हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सिर्फ और सिर्फ मेरा वॉज वर आगे आ जाएगा, उसके बाद हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, और लास्ट में लगा देंगे हम लोग क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही इंटेरोगेटिव में नेगेटिव की बात करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा? आपके पास नोट आ जाएगा। ओके, लेकिन अगर हम इनकी शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, दैट इज वॉजंट या फिर वरंट, तो यहाँ पे नोट हमें लिखने की जरूरत नहीं है। और ये बात हमें पता है कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम यूज करेंगे वॉज को, और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम यूज करेंगे वर को। ये बहुत ही बेसिक सी बात है जो हम सभी को पता है। तो एक बार ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसके बात करते हैं यूजेस की कि किस तरीके से हमें इसको यूज करना है। क्लियर? चलिए, तो इसके बाद हम देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस के यूजेस की कि हमें किस तरीके से पास्ट कॉन्टिन्यूअस को यूज करना है।
तो अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें स्टूडेंट्स, जैसे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में बात की थी, वो क्या था, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग प्रेजेंट में कोई काम लगातार चल रहा है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या हो जाएगा कि पास्ट में कोई काम लगातार चल रहा था, पास्ट में कोई काम लगातार चल रहा था। तो सबसे पहली बात, तो अगर आपका सेंटेंस शुरू ही पास्ट में हुआ और आगे आपको इज एम आर दे रखा है, तो उसको हम सिंपली किस में चेंज कर देंगे, वॉज वर्ब में चेंज कर देंगे। ये बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है, जब आपका सेंटेंस पास्ट में शुरू हुआ तो आगे अगर हमें इज एम आर दिखता है तो हम उसको वॉज वर्ब में चेंज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं पास्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन की, तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जब कोई पैरेलल एक्शन होता है आपके पास, कैसा एक्शन होता है, कोई पैरेलल एक्शन होता है। पैरेलल एक्शन कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि एक ही टाइम पे, एक ही समय पे 2, 3, 4, 5 कितने भी काम हैं जो वो अलग अलग एक ही समय पे चल रहे हों, तो वहां पे कॉन्टिन्यूस में हो, तो वहां पे हम कौन सा टेंस यूज कर लेते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं आई वॉज स्टडिंग while my brother was playing cricket. My brother was playing cricket. I was studying while my brother was playing cricket. मैं कह रही हूँ मैं पढ़ रही थी जबकि मेरा भाई क्या कर रहा था, वो क्रिकेट खेल रहा था। तो दैट मीन्स कि टाइम तो सेम है, जिस टाइम पे मैं पढ़ रही थी उस टाइम पे मेरा भाई क्या कर रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, ठीक है ना। तो जब हमारे पास कुछ ऐसा सेंटेंस दिखे कि एक ही टाइम पे 2 एक्शन हो रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पैरेलल एक्शन। तो जब एक ही समय पे 2 काम, 3 काम, 4 कितने भी काम हो सकते हैं एक सेंटेंस के अंदर, वो सभी काम किस में चल रहे हों, लगातार चल रहे हों और पास्ट में चल रहे हों, तो वहां पे हम कौन सा टेंस लगा देते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज कर लेते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि देवर लिखिए they were watching TV, having dinner and talking to one another ठीक है। तो मैंने लिखा they were watching TV, having dinner and टॉकिंग टू वन अनदर, वो टीवी देख रहे थे, खाना खा रहे थे, डिनर कर रहे थे और एक दूसरे से बात भी कर रहे थे। तो तीनों ही एक्शन एक ही समय पे चल रहे थे और एक ही समय पे चल रहे थे, तो मैंने सभी में आईएनजी यूज किया है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब हमने एक बार में यूज कर ली थी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब पैरेलल एक्शंस चल रहे हों आपके पास, तो वहां पे हम कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज कर लेते हैं अगर पास्ट में कोई काम लगातार चल रहा हो, एक से ज्यादा काम जो है वो लगातार चल रहे हों। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो दैट इज इंटरप्शन। इंटरप्शन का मतलब होता है स्टूडेंट्स रुकावट। इंटरप्शन का मतलब क्या होता है, रुकावट। तो मान लो कि कोई काम जो है वो लगातार चल रहा था, लेकिन किसी दूसरे काम की वजह से उस काम में इंटरप्शन आ गई, उस काम में रुकावट आ गई। तो जो काम लगातार शुरू से चल रहा था उसको हम किस में लिखेंगे, कॉन्टिन्यूअस में। और जिसकी वजह से क्या हुई, इंटरप्शन हुई, रुकावट हुई, उसको हम किस में लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। इसीलिए मैं बोल रही थी कि आपको आगे भी पता लगेगा पास्ट इंडेफिनिट हम कैसे यूज करते हैं। तो अगर मैं बोलूं फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं द फोन, या फिर मैं बोलूं ऐसे लिखो, थोड़ा सा सेंटेंस को ऐसे लिखो, अगर मैं बोलूं आई वॉज स्टडिंग when the phone rang. I was studying when the phone rang. मैं पढ़ रही थी जब फोन बजा, तो दैट मीन्स कि काम कंटिन्यू में कौन सा चल रहा था, काम कंटिन्यू में ये चल रहा था। इसकी वजह से इंटरप्शन किसकी वजह से इंटरप्शन आई, इस काम की वजह से इंटरप्शन आई, इस काम की वजह से रुकावट आई। तो दैट मीन्स कि जिस काम में रुकावट आई उसको हम किस में लिखेंगे, कॉन्टिन्यूअस में, और दूसरे को हम किस में लिखेंगे स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर किसी काम में इंटरप्शन आ रही है, कोई काम पहले से लगातार चल रहा था और बात हम पास्ट की कर रहे हैं, तो वहां हम क्या यूज कर सकते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज कर सकते हैं। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि शी वॉज वॉचिंग टीवी when he came. शी वॉज वॉचिंग टीवी when he came. वो टीवी देख रही थी जब वो आया, वह टीवी देख रही थी जब वो आया। तो काम कंटिन्यू कौन सा चल रहा था, ये वाला। उसके बीच में रुकावट किसकी वजह से हुई, उसके आने से।
तो दैट इज इंटरप्शन के केस में भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस दोनों ही यूज कर सकते हैं सेंटेंस के अंदर, ठीक है। तो अगर सिंपल सा सेंटेंस आ रहा है आप इजीली उसका टेंस बता पाएंगे। कुछ ऐसा सेंटेंस आ जाता है तो ये देखो उसमें उन दो क्लॉजेज आपको दिए गए हैं उसमें से कौन सा तो लगातार चल रहा है और किसकी वजह से रुकावट आई होगी। तो जो लगातार चल रहा है उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लिख देंगे और जिसकी वजह से रुकावट आ रही है उसको किस में लिख देंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिख देंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। इसके बाद अगर इसके नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस एंड दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो दैट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट हमने क्या पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट क्या पढ़ा था, काम कंप्लीट हो चुका है, रिसेंटली कोई काम कंप्लीट हुआ हो। और पास्ट परफेक्ट क्या होता है, पास्ट में आपका कोई काम जो है वो कंप्लीट हो चुका हो तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो यहाँ पे भी हम बात करेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव की। अब देखो मुझे पास्ट भी चाहिए दैट इज वर्ब की सेकंड फॉर्म भी चाहिए और परफेक्ट हमने नाम दिया था वर्ब की थर्ड फॉर्म को। तो यहाँ पे मुझे सब्जेक्ट भी चाहिए, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, लेकिन वो वर्ब की सेकंड फॉर्म ऐसी चाहिए जिसके बाद मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिख सकूं। तो वो हमारी कौन सी फॉर्म हो जाएगी, हैड हो जाएगी। तो वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस में हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और नेगेटिव बनाना होगा तो हैड के बाद मैं क्या यूज कर लूंगी, नोट। और अगर मुझे इंटेरोगेटिव में सेंटेंस लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी, सब हैड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में लगा देंगे हम लोग क्वेश्चन मार्क। और नेगेटिव की अगर हम बात करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा हमारा, नोट। और अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं तो दैट इज हेडेंट, फिर हमें नोट यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, दोनों के साथ ही आपको हैड ही यूज करना है, दोनों के साथ ही आपको हैड ही यूज करना है। तो ये स्ट्रक्चर होता है आपका स्टूडेंट्स किसका, पास्ट परफेक्ट टेंस का। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, मैं आगे लिख देती हूँ इतने, ठीक है ना। चलिए इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि शी हैड रिटन अ लेटर, शी हैड रिटन अ लेटर, शी हैड रिटन अ लेटर, वह लेटर लिख चुकी थी। तो दैट मीन्स कि अगर मैं आपसे इस सेंटेंस का टेंस पूछूं तो आप टेंस क्या बताएंगे, पास्ट परफेक्ट बताएंगे। क्या टेंस बताएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस बताएंगे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमारे HSSC पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर हमसे इसका टेंस पूछ लिया जाए तो हम सिंपली बता देंगे कि इसका टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। लेकिन एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अगर हम थोड़ा सा हायर लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, अगर बात दोनों में डिफरेंस है, मैंने HSSC के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की तो आप इसका टेंस बिल्कुल बता के आ जाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस है। लेकिन आप थोड़ा सा सेंटर का एग्जाम दे रहे हैं या थोड़ा सा हाई लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो ध्यान रखना ये सेंटेंस बिल्कुल ही गलत है, ये सेंटेंस जो है वो बिल्कुल ही गलत है। क्यों गलत है, थोड़ा सा वापस से टाइम की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं तो हमने एक टाइम पढ़ा था प्रेजेंट और एक टाइम पढ़ा था पास्ट, और एक होता है हमारे पास पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट का भी पास्ट। दैट मीन्स कि आज की बात कर रही हूं मैं, फिर बीते हुए कल की बात कर रही हूँ, ठीक है, दैट मीन्स कल की बात कर रही हूँ, उससे भी एक दिन पहले की बात कर रही हूँ, ठीक है ना। तो दैट मीन्स कि तीन चीजें हो गई हमारे पास। तो प्रेजेंट के लिए मैंने यूज किया टुडे, जब ये बीत जाएगा तो पास्ट में हम इसको क्या कह देंगे, येस्टरडे। और जब ये भी बीत जाएगा तो हम इसको क्या बोल देंगे, द प्रीवियस डे। क्या बोल देंगे, द प्रीवियस डे, ठीक है। तो टेक्निकली अगर एक सीक्वेंस वाइज हम बात करें तो हमें जब पास्ट ऑफ पास्ट की बात करनी है, जब किसकी बात करनी है, पास्ट ऑफ पास्ट की बात करनी है, तो पहले मुझे किस पे जाना पड़ेगा, प्रेजेंट से पास्ट पे, और फिर पास्ट से मैं किस पे जा सकती हूँ, पास्ट ऑफ पास्ट पे। तो कहने का मतलब क्या है कि मैं डायरेक्टली प्रेजेंट से पास्ट ऑफ पास्ट पे नहीं जा सकती। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी मुझे पास्ट ऑफ पास्ट के बारे में बात करनी है तो उससे पहले सेंटेंस में पास्ट का जिक्र हो जाना चाहिए। लेकिन मुझे बताओ जो मैंने ऊपर सेंटेंस लिखा है, क्या उसमें कहीं भी हमने पास्ट का जिक्र किया, क्या हमने कहीं भी पास्ट का जिक्र किया, नहीं, हमने तो सीधा ही पास्ट परफेक्ट लगा दिया। दैट मीन्स कि जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो इसके लिए टेंस हम कौन सा यूज कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन जब मैं पास्ट ऑफ पास्ट की बात करूंगी तो मैं टेंस कौन सा यूज कर रही हूँ, पास्ट परफेक्ट। कौन सा टेंस यूज कर रही हूँ, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज कर रही हूँ, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो लेकिन अगर ऊपर वाले सेंटेंस की मैं बात करूं तो मैंने सीधा ही पास्ट परफेक्ट लिख दिया, दैट इज सीधी ही मैंने पास्ट ऑफ पास्ट की बात कर दी, बीच में पास्ट का जिक्र तो मैंने कहीं किया ही नहीं। तो अगर हमारे HSSC में क्वेश्चन पूछा जाता है आप इसका टेंस बता के आ जाना, बिल्कुल पास्ट परफेक्ट, आपको नंबर मिलेंगे उसके।
लेकिन अगर हम थोड़ा सा हाई लेवल का, थोड़ा सेंटर का एग्जाम दे रहे हैं या HCS वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें आपको ये चीज़ नहीं करनी है, उसमें ये सेंटेंस जो है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर इसका टेंस ना, तो ये सेंटेंस ही गलत हो जाएगा, टेंस तो गलत हो ही जाएगा फिर, ठीक है ना। तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है अगर हम थोड़ा सा हाई लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो। अगर हमें ये बात समझ में आई तो आपको क्या, आपको यहाँ से एक बात ये भी समझ में आई होगी कि जब हम सेंटेंस में पास्ट का जिक्र करेंगे और फिर पास्ट ऑफ पास्ट का जिक्र करेंगे, तो मुझे बताइए दोनों में से सबसे पहले एक्शन कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले एक्शन कौन सा हो जाएगा? पास्ट ऑफ पास्ट वाला। उसके बाद पास्ट का एक्शन हुआ होगा। ये बात सबको समझ में आती है, ठीक है। तो ये बात अपने दिमाग में रखनी है कि जो एक्शन सबसे पहले होगा, सेंटेंस पढ़ने के बाद हमें जो ये दिखेगा कि हाँ ये एक्शन सेंटेंस में पहले हुआ होगा, वो क्या होगा? आपका पास्ट ऑफ पास्ट, क्योंकि परसों पहले आया होगा, फिर कल आया होगा, फिर आज आया होगा। बात समझ में आ रही है? तो वही बात मैं बोल रही हूँ कि जब एक्शन में हमें ये दिखे कि हाँ इन दोनों एक्शन में से पहले एक्शन ये हुआ होगा, वो क्या होगा? आपका पास्ट ऑफ पास्ट, दैट इज पास्ट परफेक्ट। और जो सेकंड एक्शन होगा, जो एक्शन बाद में हुआ होगा, उसको हम किस में लिखेंगे? पास्ट में लिखेंगे, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं द रोबर ran away before the police came. The robber ran away before the police came. हम कह रहे हैं कि जो चोर था वो भाग गया किसके आने से पहले? पुलिस के आने से पहले। अब ये सेंटेंस आपको दिया गया है, आपको बताना है इसमें एरर क्या है। तो अब आपको देखो दो एक्शंस दिखाई दे रहे हैं, एक तो रोबर का भाग जाना और दूसरा पुलिस का आना। तो एक एक्शन हमारे पास यहाँ पे है और एक एक्शन हमारे पास यहाँ पे है। अब हमें ये पता करना है कि दोनों में से पहले एक्शन कौन सा हुआ, क्योंकि जो पहले एक्शन हो जाएगा वही पास्ट ऑफ पास्ट होगा और जो बाद में एक्शन होगा वो पास्ट होगा। तो इन दोनों में सेंटेंस पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है कि पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग गया। तो पहले एक्शन कौन सा हुआ होगा स्टूडेंट्स? ये वाला। और बाद में एक्शन कौन सा हुआ होगा? ये वाला। तो दैट मीन्स कि इस सेंटेंस को मुझे किस में लिखना चाहिए था? पास्ट परफेक्ट के अंदर लिखना चाहिए था। इस सेंटेंस को मुझे किस में लिखना चाहिए था? पास्ट परफेक्ट में लिखना चाहिए था। दैट मीन्स कि यहाँ पे वर्ब का एरर है और हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा? हैड रन करना पड़ेगा। अब मेरा सेंटेंस बिल्कुल सही है क्योंकि सेकंड एक्शन को तो मैं पास्ट में ही लिखूंगी और ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट में लिखा गया है, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बनेगा? द रोबर हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। रन की तीनों फॉर्म्स होती हैं स्टूडेंट्स, रन, रैन एंड वापस से रन। ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म और ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है? तो ये सेंटेंस आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर ये बात समझ में आई तो एक और सेंटेंस लिखिए। अगर मैं बोलूं द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर केम। द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर केम। अगर वो वाली बात आपको समझ में आई तो मुझे इस सेंटेंस में बता दीजिए एरर क्या है। द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर केम। अब देखो यहाँ पे भी हमें दो एक्शन दिख रहे हैं, एक पेशेंट डाइड और एक डॉक्टर का आना। पेशेंट का मरना और डॉक्टर का आना। सिर्फ हमें अब ये पता करना है पहले एक्शन कौन सा हुआ होगा और बाद में कौन सा हुआ होगा। जो पहले हुआ होगा उसमें हम लगाएंगे पास्ट परफेक्ट। पेशेंट मर गया, कब मरा? डॉक्टर के आने के बाद। दैट मीन्स डॉक्टर पहले आ गया और पेशेंट बाद में मरा। तो पहले एक्शन कौन सा हुआ होगा स्टूडेंट्स? ये। और बाद में एक्शन कौन सा हुआ होगा? पेशेंट का मरना बाद में हुआ होगा। तो जो पहले हुआ वहां पे हम क्या लगाएंगे? पास्ट परफेक्ट। दैट मीन्स कि यहाँ क्या होना चाहिए? हैड कम। यहाँ पे क्या होना चाहिए? हैड कम। और ये जो ऑलरेडी हमें पास्ट इंडेफिनिट में लिखा गया है तो सेंटेंस अब हमारा बिल्कुल सही है। तो अब वापस से मैं बात करूं तो कम, केम, कम, कम, केम, कम, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड वापस से थर्ड फॉर्म। तो इन बातों का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का अगर एरर करेक्शन में आपके पास कोई सेंटेंस आ जाए तो उसको स्टूडेंट्स हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे, दैट इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कुछ नहीं करना हमें, जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा था उसी में ही सिर्फ हमने क्या कर दिया? प्रेजेंट की जगह पास्ट कर दिया। तो पास्ट के लिए मुझे वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, परफेक्ट के लिए मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए और कॉन्टिन्यूअस के लिए मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी चाहिए।
तो अब मुझे इसी सीक्वेंस में सारी वर्ब्स लगानी पड़ेंगी कि ऐसी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी जिसके बाद मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख सकूं और जिसके बाद मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी लिख सकूं। तो वापस से बात करेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव की। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद मुझे चाहिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन उसके बाद मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, इसलिए मैंने हैड को यूज़ किया, देन बीन एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, और इसके बाद हम यूज़ करेंगे फोर सिंस प्लस में टाइम। और फोर सिंस प्लस में टाइम के बारे में मैंने आपको डिटेल में जो है वो कल समझा दिया था कि फोर सिंस जब पीरियड ऑफ टाइम होगा तो फोर को यूज़ करेंगे और जब पॉइंट ऑफ टाइम गिवन होगा हमें तो सिंस को यूज़ करेंगे। अब अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो मैंने कल भी बताया था आपको, जो सबसे पहली वर्ब होती है उसके जस्ट बाद ही नोट लगाया जाता है, बाकी सारा स्ट्रक्चर आपका एज इट इज़ रहेगा। इंटेरोगेटिव में बात करें तो दो स्ट्रक्चर होंगे हमारे पास, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो सिर्फ हैड आगे आएगा, बाकी सारा स्ट्रक्चर आपका एज इट इज रहेगा। बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, फोर सिंस प्लस में टाइम, और लास्ट में लगा देंगे हम लोग क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव की बात करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाएगा, लेकिन अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं दैट इज हेडेंट, तो हमें यहाँ पे नोट लगाने की जरूरत नहीं होगी, यहाँ पे हमें नोट यूज करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? परफेक्ट का मतलब कुछ काम पूरा हो गया और कॉन्टिन्यूअस का मतलब कुछ काम लगातार चल रहा है। तो किसी पर्टिकुलर समय से कोई काम लगातार चल रहा है तो दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन अगर मैं बोलूं किसी पर्टिकुलर टाइम से कोई काम लगातार चल रहा था, दैट मीन्स हमने पास्ट की बात कर दी, तो हम कौन सा टेंस लगा देंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगा देंगे। अब यहां से समझने वाली बात ये आती है कि अगर हम एरर निकालने जाएं तो एक ही सेंटेंस में हमें लगता है कि वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी आ सकता है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी आ सकता है, तो वहां पे हम टिक किसको करेंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि आई एम वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सुबह से मैं टीवी देख रही हूँ। कल भी हमने ये एग्जाम्पल किया था लास्ट लेक्चर में। तो इसके लिए अब आपको एरर बताना है, तो एरर तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि इस पोर्शन में एरर है, आप ए पोर्शन में एरर लगा दोगे। लेकिन ये सेंटेंस आपके पास मान लो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ गया। किस में आ गया? इंप्रूवमेंट में आ गया कि इसको इंप्रूव कर दीजिए कि इसकी जगह से सही चीज क्या आनी चाहिए। तो एक ऑप्शन है आपके पास हैव बीन वॉचिंग, और दूसरा ऑप्शन है आपके पास हैड बीन वॉचिंग। ठीक है, हैव बीन वॉचिंग एंड हैड बीन वॉचिंग, हैज बीन वॉचिंग तो आएगा ही नहीं क्योंकि आई के साथ हम हैव यूज करते हैं। ठीक है, तो दो ऑप्शन कुछ भी गिवन हो, लेकिन ये दो ऑप्शन गिवन है और हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि बोथ 1 और 2। लेकिन हमें ये समझ में आता है कि जब मैं इसकी जगह अगर हैव बीन वॉचिंग लगा दूंगी दैट मीन्स मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रही हूँ, और अगर मैं हैड बीन वॉचिंग यूज कर लूंगी दैट मीन्स कि मैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रही हूँ। ये बात समझ में आई? तो अगर मैं ये लगा दूं तो भी मेरा सेंटेंस सही बन रहा है, लेकिन अगर मैं ये लगा दूं तो भी तो मेरा सेंटेंस सही बन रहा है। ठीक है ना? तो अब हमें पता किससे लगेगा कि दोनों में से लगाना क्या है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये हिंट आपको हमेशा मिलेगी इस हेल्पिंग वर्ब से। इस हेल्पिंग वर्ब से आपको ये हिंट मिलेगी कि यहाँ पे आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाना है या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाना है। तो यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब कैसी गिवन है? प्रेजेंट की गिवन है, तो हम यहाँ पे सही करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपके पास? हैव बीन वॉचिंग करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर? लेकिन अगर मैं इस एम की जगह पे आपको क्या दे देती? वॉज दे देती। इस एम की जगह क्या कर देती? वॉज दे देती आपको। तो दैट मीन्स अब मुझे हेल्पिंग वर्ब कैसे गिवन है? पास्ट की गिवन है, और पास्ट की गिवन है तो अब मेरा जो आंसर सही होगा वो कौन सा होगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का आंसर जो है वो मेरा सही होगा। तो उस टाइम हैव बीन वॉचिंग सही ना हो के आपको किसको करेक्ट करना पड़ेगा? हैड बीन वॉचिंग को करेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हमें कहाँ से पता लगेंगी? हेल्पिंग वर्ब हमें हिंट देगी कि हमें सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में सॉल्व करना है या फिर पास्ट में सॉल्व करना है। तो फोर सेंस मैंने आपको ऑलरेडी सारा समझा ही दिया था, तो इसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये थे आपके पास्ट के टेंसेस, पास्ट के टाइप्स। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दैट इज फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में सबसे पहले यूज करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहला हेडिंग बनाएंगे दैट इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की अगर हम बात करें तो अब मुझे फ्यूचर दिखाना है, तो फ्यूचर के लिए मैं हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेती हूँ विल या शैल, जिसको हम मॉडल्स भी कहते हैं। ठीक है, और इंडेफिनिट यूज कर रही हूँ, तो हमेशा ध्यान रखना कि ये मॉडल्स के बाद हम हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। जब मॉडल्स की बात करेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूं पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव की, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हम लिखेंगे विल या फिर शैल, फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी तो लिख देंगे, नहीं तो नहीं।
नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो विल शैल के बाद क्या यूज कर लेंगे, नोट। और इंटेरोगेटिव बनाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव में तो विल शैल तो मेरा आगे आ जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट को, उसके बाद लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, और लास्ट में लगा देंगे हम लोग क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही अगर मैं बात करूं नेगेटिव बनाना है मुझे, तो नेगेटिव कहाँ यूज कर लेंगे, सब्जेक्ट के बाद। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, विल की हमें शॉर्ट फॉर्म लगती है कि होगी विलेंट, और शेल की हमें शॉर्ट फॉर्म लगती है होगी शेलेंट, लेकिन ये दोनों ही गलत होती हैं। विल की शॉर्ट फॉर्म बनती है स्टूडेंट्स वॉन्ट, और शेल की शॉर्ट फॉर्म बनती है शांट। तो जब हम शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं वॉन्ट या फिर शांट, फिर हमें नोट लगाने की जरूरत नहीं है। तो विल की विलेंट को काट देंगे, शेल का शेलेंट को काट देंगे, विल का क्या बनेगा वॉन्ट, और शेल का क्या बनेगा शांट। अब आपको ध्यान रखना है, जब हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन की, दैट इज आई और वी की, तो इनके साथ हम यूज करते हैं शेल। ये मैं आपको नॉर्मल यूज बता रही हूँ, नॉर्मल यूज बता रही हूँ। हम इन आई वी के साथ आपने विल का यूज भी देखा होगा, तो वो भी गलत नहीं होगा। मॉडल्स पढ़ाऊंगी तब इसके बारे में बात करेंगे। अभी नॉर्मल यूज की बात कर रहे हैं तो आई वी के साथ शेल आता है, बाकी जितने भी हमारे सब्जेक्ट बच जाते हैं उनके साथ हम क्या यूज करते हैं, विल को यूज करते हैं। तो टेंस में सिर्फ नॉर्मल यूज की बात कर रही हूँ, मॉडल्स पढ़ेंगे तब इनको इंटरचेंज करके देखेंगे कि कैसे हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अगर हम बात कर रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की, और इंडेफिनिट वर्ड आ गया, दैट मीन सिर्फ इंफॉर्मेशन देने की बात कर रहे हैं, तो कोई भी हम फ्यूचर एक्शन की बात करेंगे, कोई भी हम फ्यूचर एक्शन की बात करेंगे तो दैट इज वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि आई शैल गो टू मार्केट, आई शैल गो टू मार्केट टुमारो, मैं कल जो है वो मार्केट जाऊंगी, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोल दूँ द पीएम विल विजिट नेपाल नेक्स्ट मंथ, द पीएम विल विजिट नेपाल नेक्स्ट मंथ, अगले महीने पीएम जो है कहाँ विजिट करेंगे, नेपाल में विजिट करेंगे, ठीक है। तो हमें जब भी कुछ ऐसे वर्ड्स दिख जाएं, जैसे मुझे टुमारो दिख गया, जैसे नेक्स्ट मंथ दिख गया, तो इन सभी वर्ड से हमें एक आइडिया लग जाता है कि बात फ्यूचर की हो रही है, और फ्यूचर की हो रही है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ कर लेते हैं, और बात यहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने की हो रही है, एक्शन कुछ भी नहीं हो रहा, तो हम कौन सा टेंस यूज़ कर लेते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ कर लेते हैं। क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन आता है, मान लो यही सेंटेंस आपको दे दिया गया, आपसे पूछ लेंगे कि इसमें जो है टेंस कौन सा लग रहा है, तो हमें शेल दिख रहा है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है, दैट मीन्स कि ये आपका कौन सा टेंस हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा और आपके पास क्वेश्चन क्या आ सकता है कि मान लो यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स आपको गिवन हो, तो विल या शेल में से फिल करना है। एक नॉर्मल सा सेंटेंस दिख रहा है हमें, तो आई के साथ क्या फिल कर देंगे, शेल को फिल कर देंगे। क्लियर है सभी को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे, एंड दैट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक बार नोट डाउन करिए, मैं थोड़ी सी इंक डाल लेती हूँ इसमें, शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो। लिखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस दैट मीन्स कि फ्यूचर भी होना चाहिए और काम लगातार भी चलना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फ्यूचर में कोई काम लगातार चल रहा होगा, फ्यूचर में कोई काम लगातार चल रहा होगा, उसे हम क्या कहेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे, ठीक है। तो अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो फ्यूचर है तो मुझे विल शेल चाहिए, फ्यूचर है तो मुझे विल शेल चाहिए, और कॉन्टिन्यूअस है तो मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी चाहिए। अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, में क्या समझाने जा रही हूँ आपको। आपने लिखा सब्जेक्ट, उसके बाद फ्यूचर की बात हो रही है तो हम विल शेल में से एक को यूज करेंगे, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या विल शेल के जस्ट बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी यूज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि मॉडल्स के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो विल शेल के बाद तो मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी पड़ेगी, एंड दैट इज, हम जब भी हमें कोई भी वर्ब गिवन ना हो तो हम बी की फॉर्म्स को यूज कर लेते हैं, बी की बेसिक फॉर्म को यूज कर लेते हैं, तो दैट इज बी। और उसके बाद मैं लिख सकती हूँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, आगे हमारा जो भी सेंटेंस होगा वो हम लिख देंगे, ठीक है ना। तो आपको किसी भी स्ट्रक्चर का रट्टा नहीं मारना है, आपने सिर्फ अपने लॉजिक, अपने कॉन्सेप्ट्स को लगाना है कि विल शेल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी लगा ही नहीं सकती, तो 100% वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी और विल शेल के बीच में एक वर्ब तो जरूर आएगी। तो वो वर्ब कौन सी हुई हमारी, बी। नेगेटिव बनाना है तो मैंने हर बार आपको बताया है कि विल शेल, जो भी हमारी पहली वर्ब गिवन है उसके जस्ट बाद हम नोट को लगा देंगे, बाकी सारा स्ट्रक्चर आपका एज इट इज रहेगा। बात करेंगे इंटेरोगेटिव की, तो सिर्फ और सिर्फ विल शेल आगे आएगा,
बाकी सारा स्ट्रक्चर आपका एज इट इज रहेगा, दैट इज बी प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी और लास्ट में लगा देंगे हम लोग क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा आपके पास, नोट, और अगर आपको शॉर्ट फॉर्म गिवन है दैट इज वोंट या फिर शांट, तो नोट को हम लोग यहाँ से हटा देंगे, नोट को हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में हमने पढ़ा कि फ्यूचर में अगर कोई काम लगातार चल रहा होगा तो उसे हम किस में लिखेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर लिखेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर लिखेंगे। तो आई थिंक ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। कुछ यूजेस को देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज करेंगे। चलिए, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर मैं आपसे बात करूं तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि वी विल बी टेकिंग दी एग्जामिनेशन at this time next month, ठीक है। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, अगर मैं यहाँ पे ये ना लिखती at this time, तो दैट मीन्स मैं कह रही हूँ कि अगले महीने हम क्या देंगे, पेपर देंगे। दैट मीन्स कि काम लगातार नहीं चल रहा होगा। मैंने एट दिस टाइम नहीं लिखा, मैंने खाली लिख दिया वी विल टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ, अगले महीने हम पेपर देंगे, ठीक है ना। दैट मीन्स कि हमने सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने की बात की। लेकिन अब इस नेक्स्ट मंथ के साथ मैंने और क्या लिख दिया, एट दिस टाइम। मान लो आज 9 बजे हैं और आप कह रहे हो कि हाँ यार सही है, 1 महीने बाद ना इस टाइम तो मैं पेपर दे रहा हूँ, मैं पेपर लिख रहा हूँ, ठीक है, जो भी आप चीज बोलो। तो दैट मीन्स कि इसी समय पे अगले महीने आप इतने 9 बजे क्या कर रहे होंगे, अपना पेपर दे रहे होंगे। दैट मीन्स कि काम किसमें चल रहा होगा, लगातार चल रहा होगा। तो जब आपके पास कुछ ऐसी चीजें पता लग जाए, दैट मीन्स कि एट द मोमेंट की बात हो रही है, एट द पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, फ्यूचर में, तो दैट मीन्स कि वो आप किसकी बात कर रहे हो कि उस टाइम पे वो काम जो है लगातार चल रहा होगा, और उस टाइम पे वो लगातार चल रहा होगा। तो दैट मीन्स आपको उसको किस में लिखना पड़ेगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में लिखना पड़ेगा। क्योंकि एग्जाम कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि 9 बजे शुरू हुआ और 9 बजे ही खत्म हो गया। अगर आप एग्जाम देना शुरू करेंगे तो 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का कुछ ना कुछ तो पेपर होगा, आधे घंटे का, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 9 बजे ही शुरू हुआ और 9 बजे ही खत्म हो गया, ठीक है ना। तो एग्जाम कुछ ना कुछ टाइम जरूर लेगा और कुछ ना कुछ टाइम जरूर लेगा। तो ऐसा नहीं है कि 9 बजे शुरू होकर 9 बजे ही खत्म हो जाएगा, तो वहां पे हमें कॉन्टिन्यूअस लगाना ही पड़ेगा। तो जब आपके पास ऐसी सिचुएशन कोई हो तो वहां पे हम कौन सा टेंस यूज करेंगे स्टूडेंट्स, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज करेंगे। कौन सा टेंस यूज होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो आपका यहाँ पे यूज होगा। क्लियर। चलिए, तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। और इस सेंटेंस का अगर आपसे टेंस पूछ लिया जाए तो टेंस तो आपको समझ में आ ही रहा है, विल प्लस में बी प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। तो टेंस कौन सा हो जाएगा आपका इसमें, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। कौन सा टेंस हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट लिखेंगे दैट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। फ्यूचर होगा और परफेक्ट होगा। परफेक्ट का मतलब हमने क्या सीखा है, जो काम पूरा हो चुका होगा। तो हम कह रहे हैं कि फ्यूचर में अगर कोई काम पूरा हो चुका होगा तो वहां पे हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। तो अब अगर मैं बात करूं तो फ्यूचर परफेक्ट दैट मीन्स कि फ्यूचर के लिए मुझे विल शेल चाहिए, और परफेक्ट हमने कौन सी फॉर्म को नाम दिया था स्टूडेंट्स, वर्ब की थर्ड फॉर्म को। अब देखो वापस से आपको चीज रटने की जरूरत नहीं है। अब हमें ये पता है विल शेल प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि विल शेल के बाद मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो दैट मीन्स मुझे बीच में एक ऐसी वर्ब लगानी पड़ेगी जिसके बाद मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिख सकूं। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो मैं लिखूंगी सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस में विल शेल प्लस में, अब मुझे ऐसी वर्ब चाहिए जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और जिसके बाद मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख सकूं, दैट इज हैव। और हैव तो उसके बाद मैं क्या लिख लूंगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आगे जो भी सेंटेंस हमें गिवन होगा उसको लिख लेंगे। नेगेटिव की बात करेंगे तो विल शेल के बाद क्या लगा देंगे, नोट। और इंटेरोगेटिव की अगर बात करेंगे तो वापस से हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव 2 स्ट्रक्चर होंगे। तो विल शेल को हम आगे ले आएंगे, बाकी सारा स्ट्रक्चर हमारा एज इट इज रहेगा, सब्जेक्ट प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में लगा देंगे हम लोग क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इंटेरोगेटिव की बात करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाएगा, और अगर हमारे पास शॉर्ट फॉर्म गिवन है दैट इज वॉन्ट या फिर शांट, तो फिर हमें नोट यूज करने की जरूरत नहीं है। तो लिखना चाहो तो बेशक लिख लो, फ्यूचर में अगर कोई काम पूरा हो चुका होगा तो वहां हम कौन सा टेंस लगाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाएंगे, ठीक है। चलिए, इसकी सबसे बड़ी हिंट होती है स्टूडेंट्स, इसकी सबसे बड़ी हिंट होती है आपके पास गिवन होता है बाय प्लस में टाइम। बस ये चीज ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना। जब भी आपको सेंटेंस में बाय प्लस में एक टाइम लिख के दे दिया जाए, ठीक है,
तो जब आपको ऐसी सिचुएशन नजर आए तो दैट मीन्स वहाँ बात किसकी हो रही है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हो रही है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो जब भी आपको बाय प्लस में टाइम दिखे तो दैट मीन्स कि वहाँ किसकी बात हो रही है स्टूडेंट्स, फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है कि काम पूरा हो चुका होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि आई शैल कंप्लीट दिस वर्क, I shall complete this work by tomorrow. I shall complete this work by tomorrow. अब देखो मेरे पास by आ गया और टाइम क्या मैं दे दिया मैंने, tomorrow। तो मैं कह रही हूँ कि कल तक मैं ये काम खत्म कर चुका होऊंगा, कल तक मैं ये काम जो है वो पूरा कर चुका होऊंगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। एक मिनट, चलिए, तो हम कह रहे हैं कि कल तक मैं जो है ये काम खत्म कर चुका होऊंगा। वो मुझे किससे पता लगा, बाय प्लस में टाइम से। अब बात तो फ्यूचर की हो रही है, लेकिन यहाँ तो हमने टेंस कौन सा लगा दिया, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब फ्यूचर इंडेफिनिट की बात तो हो ही नहीं रही, मुझे पता है बाय प्लस टाइम से काम कंप्लीट दिखता है, और काम कंप्लीट दिखता है तो मुझे यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, आई शैल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय टुमारो। कल तक मैं ये काम जो है वो खत्म कर चुका होऊंगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि आई शैल गो टू दिल्ली बाय संडे, आई शैल गो टू दिल्ली बाय संडे। तो मैं कह रही हूँ कि संडे तक मैं दिल्ली जा चुकी होंगी। तो दैट मीन्स कि जैसे ही मुझे बाय प्लस में टाइम दिखा तो दैट मीन्स कि यहाँ पे एरर है, क्योंकि ये काम जो है वो पूरा हो चुका होगा। तो मुझे यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, आई शैल हैव gone to Delhi by Sunday। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहेंगे। क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर आगे बात करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट हमारे टेंस की, एंड दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दैट मीन्स कि काम फ्यूचर में ही शुरू होगा और फ्यूचर में ही लगातार चल रहा होगा। ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर टाइम से। तो फ्यूचर है तो मुझे चाहिए विल शैल, परफेक्ट है तो मुझे चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कॉन्टिन्यूअस है तो मुझे चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। अब ये देखो, क्या विल शैल के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख सकती हूँ? नहीं, दैट मीन्स मुझे एक वर्ब के बीच में जरूरत पड़ेगी। तो अगर मैं पॉजिटिव का स्ट्रक्चर लिखूँ तो दैट इज सब्जेक्ट प्लस में विल शैल। अब मुझे ऐसे वर्ब लिखनी पड़ेगी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके बाद में लिख सकूँ, दैट इज हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, एंड लास्ट में लगाएंगे फोर सेंस प्लस में टाइम। ठीक है, नेगेटिव की अगर बात करेंगे तो विल शैल के जस्ट बाद ही आपका क्या आएगा, नॉट यूज होगा। इंटेरोगेटिव की बात करेंगे तो दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो सिर्फ और सिर्फ विल शैल आपका आगे आएगा, बाकी सारा स्ट्रक्चर आपका एज इट इज रहेगा, सब्जेक्ट प्लस में हैव प्लस में बीन, फोर सेंस प्लस में टाइम तक। ऐसे ही नेगेटिव की बात करेंगे तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लगा लोगे, नोट, और अगर शॉर्ट फॉर्म की बात करेंगे तो दैट इज वॉन्ट या फिर शांट, फिर हमें नोट यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो यहाँ से बस आपको एक बात ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, कि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात की हमने या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात की हमने, तो हम यहाँ पे फोर सेंस प्लस में टाइम लगा रहे थे। अब ध्यान रखना कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कभी भी सिंस यूज नहीं होता। अगर सिंस की जगह हमें यूज करना पड़ेगा तो वो हम क्या यूज करेंगे, फ्रॉम को यूज करेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बताती हूँ कि ऐसा क्यों करना है हमें। चलिए, तो अगर ये बात आपको समझ में आई इतनी, तो मैंने बोला कि अगर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो सिंस की जगह पे हमें क्या यूज करना है, फ्रॉम यूज करना है। तो फ्यूचर में आपका सिंस जो है गलत हो जाएगा, और पॉइंट ऑफ टाइम की अगर हमें बात करनी है, पॉइंट ऑफ टाइम हमें गिवन है, तो उसकी जगह पे सिंस की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, फ्रॉम यूज करेंगे। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? तो ध्यान रखना कि सिंस के बाद हम जो भी टाइम लिखते हैं वो पास्ट का टाइम होता है। सिंस के बाद हमेशा ही कैसा टाइम लिखा जाता है, पास्ट का टाइम लिखा जाता है। ठीक है ना, तो दैट मीन्स मैं कभी भी ये नहीं लिख सकती सिंस 2023,
सिंस 2023 कि 2023 से, मान लो मैं कहूँ 2023 से मैंने पढ़ाई शुरू कर दी होगी, दैट मीन्स आगे कंटिन्यू में चलेगी, तो दैट मीन्स कि सिंस के बाद हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ पास्ट का टाइम आ सकता है, तो हम उसे फ्यूचर में यूज़ कर ही नहीं सकते। तो इसलिए इस सिंस की जगह हम फ्यूचर में क्या यूज़ कर लेते हैं, फ्रॉम यूज़ कर लेते हैं फ्यूचर के टाइम को दिखाने के लिए। तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि कभी एरर में मान लो आपको फ्यूचर का सेंटेंस दिख रहा है लेकिन वहाँ सिंस गिवन है, तो वहीं पे ही एरर होगा, उस सिंस की जगह में क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि आई शैल बी वॉचिंग टीवी, I shall be watching TV since morning. I shall be watching TV since morning. मैं क्या कह रही हूँ, मैं सुबह से टीवी देख रही होंगी, मैं सुबह से टीवी देख रही होंगी, दैट मीन सुबह अभी हुई नहीं है, जो भी आने वाली सुबह होगी वहां से मैं टीवी देख रही होंगी। तो अब आपको पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया, लेकिन यहाँ से हमें समझ में आ रहा है सेंटेंस किस में है, फ्यूचर में है, और फ्यूचर में है तो यहाँ मैं सिंस कभी भी यूज़ नहीं कर सकती, मुझे यहाँ क्या यूज़ करना पड़ेगा, फ्रॉम यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो टाइम दिख रहा है मुझे, ये फ्यूचर का दिख रहा है, सेंटेंस मेरा फ्यूचर में गिवन है। क्लियर? अब ध्यान दो स्टूडेंट्स, अब मैंने यहाँ पे लगा दिया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, लेकिन जब मुझे टाइम दे दिया, दैट मीन्स कि इस टाइम से कोई काम शुरू हुआ होगा तो कुछ काम तो पूरा हो जाएगा और कुछ लगातार चल रहा होगा, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, शैल हैव बीन वॉचिंग, shall have been watching TV from morning, shall have been watching TV from morning, ठीक है, क्योंकि मुझे पीछे एक टाइम गिवन है और टाइम गिवन है तो दैट मीन्स मुझे वहां पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाना पड़ेगा। अब देखो बात वापस से यहाँ पे ये है कि अगर मैं यहाँ पे आई हैव बीन वॉचिंग लिख देती तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बन जाता, हैड बीन वॉचिंग लिख देती तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बन जाता, लेकिन अगर मैंने शैल हैव बीन वॉचिंग लिख दिया तो दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन गया। तो ये बात हमें कहाँ से पता लगी कि मुझे यहाँ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाना है, वापस से हेल्पिंग वर्ब से ही पता लगी है। तो यहाँ पे बाकी दो केसेस जो हैं वो गलत हो जाएंगे, यहाँ पे आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब मुझे किसकी गिवन है, फ्यूचर की गिवन है। हेल्पिंग वर्ब कहाँ की गिवन है, फ्यूचर की गिवन है, तो इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये हो जाता है आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर? तो सभी टेंसेस के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। इसके बाद कुछ समरी नोट बना के लिख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि जिसमें आपको विल शैल नजर नहीं आता। ऐसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिनमें आपको विल शैल नजर नहीं आता लेकिन वो बात फ्यूचर की ही करते हैं, तो नोट बना के कुछ पॉइंट्स को लिख लेंगे जो मैं आपको लिखवाने जा रही हूँ। तो सबसे पहला हेडिंग बनाएंगे, दैट इज सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर प्लस में टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर प्लस में टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये भी आपके फ्यूचर को ही शो करता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि शी इज टू बाय अ न्यू कार, शी इज टू बाय अ न्यू कार, दैट मीन इसका मीनिंग क्या है, हिंदी में लिख लेना बेशक इसका मीनिंग इसके नीचे, वह नई गाड़ी खरीदने वाली है, वह नई गाड़ी खरीदने वाली है, ठीक है। तो दैट मीन्स उसने गाड़ी अभी तक खरीदी नहीं है, फ्यूचर में कभी वो खरीदेगी। तो जब हमें इज एम आर प्लस में इसके बाद टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे तो वो आपको किसको डिनोट करता है, फ्यूचर को ही डिनोट करता है। इसके बाद एक स्ट्रक्चर आपको क्या दिखाई देता है, सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर प्लस में अबाउट प्लस में टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सारा स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ अबाउट आपको देखने को मिलता है। इसका मतलब कुछ नहीं है, हमने कहा कि वह गाड़ी खरीदने वाली है, फ्यूचर में कब खरीदेगी हमें नहीं पता, लेकिन इसी सेंटेंस को मैं बोल दूं वह गाड़ी खरीदने ही वाली है, तो दैट मीन्स कि मान लो वो कल परसों में खरीद ले, तो जो टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड को हमने छोटा कर दिया, उस टाइम पीरियड को हमने शॉर्ट कर दिया, उसके लिए हम बीच में क्या यूज कर लेते हैं, अबाउट यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि ही इज अबाउट टू डाई, ही इज अबाउट टू डाई, तो दैट मीन्स कि हमें लगता है कि हाँ अब इसकी सांसें रुकने ही वाली है, ये मरने ही वाला है, तो हम क्या कहते हैं, बस मरने ही वाला है अब तो वही चीज है ये, ही इज अबाउट टू डाई। तो जब हम टाइम पीरियड को शॉर्ट कर देते हैं तो उसके लिए हम इज एम आर और टू प्लस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बीच में क्या यूज कर लेते हैं, अबाउट यूज कर लेते हैं। मरा तो अभी भी नहीं है, बात तो फ्यूचर की ही हो रही है, तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर आपको किसको क्या शो करते हैं, फ्यूचर टेंस को शो करते हैं। क्लियर है? चलिए इसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, नेक्स्ट स्ट्रक्चर लिखेंगे इसी के अंदर। नेक्स्ट लिखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर प्लस में गोइंग प्लस में टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
ये जो सेंटेंस होता है ये भी आपके फ्यूचर को ही डिनोट करता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बात करूं, द पीएम इज गोइंग टू विजिट नेपाल नेक्स्ट मंथ। द पीएम इज गोइंग टू विजिट नेपाल नेक्स्ट मंथ। यही सेंटेंस मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि यही सेंटेंस हमने फ्यूचर से भी लिखा था। द पीएम विल विजिट नेपाल नेक्स्ट मंथ। सेंटेंस वो बिल्कुल सही है, लेकिन उसकी जगह अगर आपको इस तरीके से सेंटेंस दिख रहा है तो दैट मीन्स की सेंटेंस ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाती है स्टूडेंट्स? यहाँ पे कंडीशन ये हो जाती है कि ये जो गोइंग टू गिवन है, ये फिक्स्ड हो जाता है। तो दैट मीन्स कि ये आपको हमेशा ही देखने को मिलेगा, ये फिक्स ही रहेगा। तो यहाँ पे ये बात नहीं है कि पीएम जो है वो चल के जा रहे हैं। गोइंग का मतलब यहाँ पे जाना का मतलब ये नहीं है कि ये वाला जाना, सिर्फ हम फ्यूचर को दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो हमने क्या बोला कि जो पीएम है वो नेपाल को विजिट करने वाले हैं अगले महीने, करने जा रहे हैं अगले महीने। तो दैट मीन्स कि नेक्स्ट मंथ हमें दिख रहा है, फ्यूचर का टाइम है, लेकिन फिर भी मैंने इसको किस तरीके से लिखा है? इज एम आर गोइंग प्लस में टू। तो ये गोइंग टू हमेशा ही फिक्स्ड रहता है ऐसे सेंटेंस के अंदर। तो ये भी आपको किसके बारे में बता रहा है? फ्यूचर के बारे में ही बता रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये जो 2-3 बातें हैं आपको ये ध्यान रखनी है फ्यूचर के रिगार्डिंग, कि हमें वहाँ पे विल शैल नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी वो बात किसकी करता है? फ्यूचर की ही करता है। ठीक है, तो इसके साथ आपके सारे टेंस कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। पढ़ते रहिए स्टूडेंट्स। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये चीज़ें बहुत डिटेल में है। ठीक है, चीज़ें बहुत डिटेल में है, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इतना भी पढ़ते हैं तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। आपका क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगर ये आपका सेंटर की तैयारी का बैच होता, सेंटर का बैच होता या हाई लेवल के एग्जाम्स का बैच होता तो मैं इन चीज़ों को और भी डिटेल में पढ़ा रही होती, लेकिन अपने हमारे सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। आप इतना पढ़ लेंगे, इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका पेपर जो है ईजिली निकल जाएगा। एक स्टूडेंट ने मुझे एक बात बोली थी कि मैम इंग्लिश हिंदी जो है वो सिलेक्शन तो नहीं दिलाता, लेकिन हमारे सिलेक्शन को रोक जरूर देता है। तो ये बात उसकी बिल्कुल सही है कि सिलेक्शन को रोक देता है। तो इंग्लिश और हिंदी को लाइटली ना ले स्टूडेंट्स, इनको भी आपको पढ़ते रहना है, क्योंकि जो इनको कवर करेगा सिलेक्शन उसी का होगा। क्योंकि हम ये सोचते हैं 5 नंबर की आएगी, 4 नंबर की आएगी, 8 नंबर की आएगी, कोई नहीं हम दूसरे सब्जेक्ट में इसको कवर अप कर लेंगे, लेकिन वो कवर अप होते नहीं है कभी भी। क्योंकि और जो स्टूडेंट्स हैं, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने वो तो कवर किया ही है, साथ में उन्होंने हिंदी इंग्लिश को भी कवर किया है। तो हिंदी इंग्लिश को आपको लाइटली नहीं लेना है। जितना पढ़ा रही हूँ अपने नोट्स बनाइए प्रॉपर तरीके से, उनको बार बार रिवाइज कीजिए, चीज़ें आपसे हो जाएंगी। ठीक है ना? चलिए स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू क्लास।